गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है यहाँ पे वाटर रिलेशनशिप इन प्लांट सेल्स। इसके रिगार्डिंग हम वाटर का प्लांट सेल्स से जो रिलेशनशिप है, जैसे कि मैं कहूँ कि प्लांट सेल जो है वो जीवित है और उसके अंदर अनेक भौतिक क्रियाएं होती रहती है, जैसे कि अनेक पदार्थों का, गैसेज का, वाटर का आदि का आदान प्रदान अंदर से बाह्य वातावरण में और बाह्य वातावरण से अंदर की ओर आदान प्रदान होता रहता है। और इसमें अनेक जैविक क्रियाएं और भौतिक बल जो हैं वो कार्य करते हैं। तो ऐसे में हम यहाँ पे 3 भौतिक क्रियाओं का डिस्कशन करेंगे जो कि वाटर का प्लांट सेल्स के साथ रिलेशनशिप को या अंदर आवागमन को निर्देशित करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे ले सकते हैं इम्बिबिशन। सेकेंड पॉइंट यहाँ पे हम डिस्कशन कर सकते हैं डिफ्यूजन, और थर्ड वन पे हम यहाँ पे समझेंगे ऑस्मोसिस। ठीक है, तो फर्स्ट वन पॉइंट हम यहाँ पे लेते हैं इम्बिबिशन। इम्बिबिशन की पॉइंट अगर हम यहाँ लें तो इम्बिबिशन को हम यहाँ पे कह सकते हैं अंतः अवशोषण। अंतः अवशोषण शब्द से ही समझ में आ रहा है। अंतः का मतलब अंदर की, और अवशोषण का मतलब किसी फ्लूइड का या किसी गैस का अवशोषण करना। ठीक है, यहां पे मैं 3 चीजें बता दूं। ये तीनों के तीनों ही फिजिकल जो प्रोसेस हैं या अभिक्रियाएं हैं, ये तीनों की तीनों काफी कुछ हद तक समान है। ठीक है, और इसमें छोटे छोटे डिफरेंसेज आ रहे हैं, तो उसके रिलेटेड हम आज की क्लास को यहाँ पे आगे बढ़ाते हैं। तो इम्बिबिशन की हम बात करें तो इसके लिए हम कह सकते हैं कि किसी निकाय, ठीक है, इस निकाय के अंदर सरफेस हो सकती है कोई भी, जैसे कि ठोस या मृत सतह। किसी ठोस या मृत सतह द्वारा जल या किसी और पदार्थों का अंतर्ग्रहण कर लेना, उसको अवशोषित कर लेना, अंतः अवशोषण कहलाता है। ये शब्द मैंने क्यों कहा ठोस और मृत? ये इसलिए कहा है कि जो सतह होती है ठोस या मृत, उसके अंदर यहाँ पे अपने पास कुछ कोलाइडी कणस होते हैं, मतलब हाइड्रोफिलिक जल स्नेही कोलाइडी कणस जो है विद्यमान होते हैं। जैसे कि अगर अपन बात करें तो प्रोटीन, बात कर सकते हैं पैक्टिन्स, हम बात कर सकते हैं यहाँ पे स्टार्च, हम यहाँ पे कह सकते हैं सेल्यूलोज। और ये सभी आप चीजों को पता है कि प्रोटीन्स, पैक्टिन्स, स्टार्च, सेल्यूलोज ये सभी जल के प्रति स्नेही हैं, अर्थात ये जल के साथ बॉन्ड बनाते हैं और जल में घुलनशील या जल को अवशोषित करने का कार्य करते हैं। तो ऐसे में कुछ निकाय या ठोस, या जैसे अपन पादप कोशिकाओं की सतह जैसे कहें तो मेडअप ऑफ सेल्यूलोज, सेल वॉल की हम बात करें तो सेल्यूलोज की बनी हुई है। तो ऐसों में कुछ घटक, कौन से? हाइड्रोफिलिक जल स्नेही कोलाइडी कण या घटक से बनी होती है, और वो बाह्य वातावरण में जहां पे आर्द्रता या जल की अधिकता होती है वहां से जल अवशोषित करने की क्षमता रखती है। तो इस प्रकार के निकाय जो जल अवशोषित कर सकते हैं उन्हें हम यहां पे अंतः अवशोषक, इम्बिबेंट्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये हो गया। और अगर इसकी डेफिनेशन में मैं आगे दूं कि ऐसा क्यों हुआ, तो ऐसा इसलिए हुआ कि ऊष्मा गतिकी की अगर अपन द्वितीय नियम की भी बात करते हैं तो ऊष्मा है या आवेश का संचरण है, या अगर अपन बात करें कंसंट्रेशन, सांद्रता का संचरण है, तो मॉलिक्यूल्स का जो फ्री मूवमेंट है वो उच्च सांद्रता से या उच्च आवेश से या उच्च ऊष्मा से निम्न ऊष्मा स्तर की ओर स्वतः ही होता है। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पे इसीलिए कंप्लीट हो रही हैं। तो ऐसे में अगर हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आप सीड्स को जब आप पानी में डुबोते हो, ठीक है, तो वो अपने आकार को बढ़ा लेते हैं और सॉफ्ट हो जाते हैं या भ्रंगुर प्रकार के हो जाते हैं। तो ये अंतः अवशोषण की वजह से हुआ। एक एग्जाम्पल ले, बरसात के दिनों में हमारे जो घरों के लकड़ी के खिड़की और दरवाजे हैं वो आकार बड़ा कर लेते हैं और कब्जों में नहीं आते, तो यही कारण है अंतः अवशोषण का। तो यहाँ पे अगर अपन इसकी कुछ भौतिक अंतरों की बात करें या फैक्टर्स की बात करें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अंतः अवशोषण के कारण जो है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। फर्स्ट इज आयतन,
में परिवर्तन, आयतन में परिवर्तन। सबसे पहले स्टूडेंट्स, जब कोई निकाय किसी द्रव्य का अंतः अवशोषण करेगा तो उसके आकार में स्वतः ही वृद्धि होगी। लेकिन ये आकार में जो अंतर है या आयतन में जो अंतर है वो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है कि उसने अंतः अवशोषण कितनी मात्रा में किया है और उसकी प्रकृति क्या है, उसके आधार पे। जैसे मैं एग्जांपल एक सिंपल से लें तो आप एक लोहे के टुकड़े को और एक लकड़ी के टुकड़े को पानी में डालिए तो लकड़ी का टुकड़ा जो है वो अंतः अवशोषण शो करेगा और उसका आयतन में वृद्धि होगी, जबकि लोहा जो है इस प्रकार के अंतः अवशोषण के योग्य नहीं है, उसकी प्रकृति नहीं है, तो वो आयतन में वृद्धि नहीं करेगा। उसी प्रकार लकड़ी में भी अगर हम बात करें तो जैसे आयतन परिवर्तन में आप चीज ले सकते हैं जैसे कि सीड्स। आप देखेंगे कि प्रोटीन युक्त सीड्स जो हैं जैसे कि चना, सोयाबीन आदि जो हैं वो जल में भिगोने पर आयतन गेहूं और मक्का के दाने से ज्यादा फैलते हैं, क्योंकि यहां पे प्रोटीन का जो अंतः अवशोषण गुण है वो स्टार्च और सेल्यूलोज की तुलना में बहुत ज्यादा है। ठीक है, अतः आयतन में परिवर्तन होगा। अगर अंतः अवशोषण होगा तो आयतन में परिवर्तन होगा। दूसरा पॉइंट हम यहां पे लाते हैं दाब की उत्पत्ति। दाब की उत्पत्ति, अगर हम प्रेशर की बात कर रहे हैं तो प्रेशर के लिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब इसके अंदर कोई लिक्विड अंदर प्रवेश कर रहा है तो प्रवेश करने की वजह से लिक्विड के पार्टिकल्स जो हैं या अणु जो हैं वो उसके अंदर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर या फोर्स डेवलप करते हैं, द्रव्य वैद्युत स्थितिकी दाब। ठीक है, ये अंतर देते हैं। हमें नहीं पता कि कौन सा दाब उसमें उत्पन्न हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो इसको भी हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि जैसे बहुत बड़ी चट्टानें, उनकी दरारों में हम एक इम्बिटेंट मटेरियल को रखकर उसे जल से भिगोते हैं। जल से भिगोने के बाद वो अपने आयतन में इंक्रीज होगा, लेकिन उसको वहां पे वॉल्यूम नहीं मिल रहा है, जगह नहीं मिल रही है। ऐसे में वो सारा अपना प्रेशर किसको लगाएगा? चट्टान की दीवारों को। और इम्बिटेंट के लगातार आयतन के इंक्रीमेंट की वजह से जो उत्पन्न हो रहा है दाब, उसे हम यहां पे दाब कहेंगे इम्बिबिशन प्रेशर। उसे ही इम्बिशन प्रेशर एक तरीके से अंतः अवशोषण दाब के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और यह है वह दाब है जो उस चट्टान को ब्रेक करने में भी सक्षम है। बहुत ज्यादा जगहों पे इस तरीके से भी चट्टानों का विखंडन किया जाता है। तो दाब, ठीक है। तीसरा पॉइंट जब हम यहां पे लेके चल रहे हैं वो है ऊष्मा की मुक्ति, फ्री स्टेट ऑफ एनर्जी। कौन सी प्रकार की एनर्जी? तो ऐसे में हम यहां पे लेके चलें तो आप इस चीज को एक बेसिक कंसेप्ट से समझिए, बाकी थ्योरी सारी आपकी बुक्स में भी है। यहां पे अगर अपन समझें तो यहां पे हमने इम्बिटेंट के लिए क्या कहा है? ठोस और मृत, ठोस सतह और मृत सतह। ऐसे में यहां हम कह सकते हैं जो ठोस सतह है या मृत सतह है उसमें कोई मूवमेंट नहीं देखने को मिलेगी। लेकिन जब हम इस प्रकार के निकाय को किसी ऐसी चीज में लेके जा रहे हैं जहां पे जल की कंसंट्रेशन ज्यादा है, विलायक की कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो ऐसे में विलायक के कण इन ठोस पार्टिकल्स के अंतराकोशिकीय अवकाशों में समाकलित होंगे। तो यहां पे गतिज ऊर्जा कौन शो कर रहा है? जल। तो जो ही वाटर मॉलिक्यूल्स अंदर जाके अपनी बॉन्डिंग करेंगे और वहां पे जाके रुकेंगे तो वो अपनी गतिज ऊर्जा का क्या करेंगे? हास, या उनकी गतिज ऊर्जा को क्या करेंगे? वो मुक्त। और वही गतिज ऊर्जा जो है वो परिवर्तित होकर हमें किस रूप में मिलेगी? ऊष्मा के रूप में। और यही कारण है कि अंतः अवशोषण के बाद आपको उस निकाय का तापमान में वृद्धि मिलेगी। तो एक्चुअली में वो तापमान कहां से आया? कोलाइडी पार्टिकल्स के द्वारा अवशोषित किए गए वाटर मॉलिक्यूल्स की मुक्त गतिज ऊर्जा से, जिसकी वजह से निकाय का तापमान बढ़ जाएगा। इसका एग्जांपल अपन ऐसे ले सकते हैं कि जैसे आटा गूंदते वक्त जितना प्रेशर से हम आटे को गूंदते जाते हैं उसके वाटर मॉलिक्यूल्स की मुक्त ऊर्जा के कारण आप देखेंगे कि निकाय का तापमान बढ़ जाता है। ठीक है। दूसरी तरफ से एक पात्र जिसमें हमने किसी सीड्स को भिगोया है, ठीक है, उसको भीगने के कुछ समय बाद जब उनमें अंतः शोषण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है तो आप देखेंगे कि उस पात्र का जो समूचा टेम्परेचर है वो वहां पे आपको इंक्रीज मिलेगा। तो वो हमें ऊष्मा मुक्ति के रूप में मिलता है। दैट इज एम्बिशन।
यहां पे हम कुछ इसके प्रभावित करने वाले कारकों की भी बात कर लेते हैं कि इम्बिबिशन को प्रभावित कौन कौन से कारक कर सकते हैं। तो अगर हम इम्बिबिशन के प्रभावित करने वाले कारकों की बात करें तो यहां पे हम ले सकते हैं तापमान। फर्स्ट इज फैक्टर इफेक्टिंग एम्बिबिशन। ठीक है, अगर हम बात करें अंतः अवशोषण की तो इसमें आप सबसे पहला टेम्परेचर ले सकते हैं। टेम्परेचर की हम बात करें तो जो एम्बिबिशन प्रेशर है एक तरीके से वो टेम्परेचर के समानुपाती। ठीक है, क्यों? इसका अर्थात यह है कि टेम्परेचर की एक कांस्टेंट वृद्धि के साथ इम्बिबिशन की प्रोसेस भी बढ़ती है। ठीक है, ऐसा नहीं है लगातार बढ़ेगी तो बढ़ती जाएगी, लेकिन टेम्परेचर के साथ इम्बिबिशन की जो प्रवृत्ति है वो अधिक होती है। सेकेंड पॉइंट अपन यहां पे लेके चले तो दूसरा पॉइंट हमारा आ जाता है इम्बिबेंट का प्रकृति या की प्रकृति। ठीक है, नेचर ऑफ इम्बिबेंट, प्रकृति की। जस्ट अभी मैंने थोड़ी देर पहले बात की कि अगर एम्बिटेंट मान लीजिए हम लोहे की वस्तु ले रहे हैं तो उसमें अंतः शोषण नहीं मिलेगा, अगर हम उसको लकड़ी या सेल्यूलोज से बनी हुई चीज ले रहे हैं तो वो होगा, लेकिन उन दोनों में भी फर्क है। मैंने जस्ट अभी बताया कि जैसे कि गेहूं, मक्का, बाजरा का दाने को आप भिगोते हैं और वहीं चने को और सोयाबीन को अगर आप भिगोते हैं तो आप देखेंगे कि चने का आकार गेहूं के दाने के आकार से ज्यादा इंक्रीज हुआ है, आयतन में वृद्धि ज्यादा हुई है, और जितना ज्यादा अवशोषण होगा उतना ज्यादा आयतन में वृद्धि होगी। तो इसका मतलब ये इम्बिटेंट और कोलाइडी पार्टिकल्स के नेचर पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि प्रोटीन का जो जल अवशोषण क्रमांक है वो बहुत ज्यादा है स्टार्च और सेल्यूलोज की तुलना में, इसलिए प्रोटीन युक्त सीड जो है वो आकार में ज्यादा फैलते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें यहां पे माध्यम पीएच ऑफ मीडियम, पीएच मैंने पिछली क्लास में आपको समझाया था व्हाट इज पीएच। यहां पे पावर ऑफ हाइड्रोजन या द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन एटम्स के इंक्रीज को हम एसिडिक और हाइड्रोजन एटम्स के डिक्रीज को हम बेसिक से यहां पे डिनोट करने का एक फॉर्मूला प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये एक लोगैरिथमिक फॉर्मूला है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि लो हाइड्रोजन इज बेसिक नेचर, मतलब पीएच 7 से 14 की तरफ, और अगर हम हाइड्रोजन एटम्स को बढ़ाते हैं तो पीएच जो है वो 7 से 0 की तरफ नीचे की तरफ आएगा। तो ऐसे में पीएच का अंतः शोषण पे बहुत प्रभाव है। कैसे? वो ऐसे है कि अगर ऋणावेशित चार्ज के कोलाइडी पार्टिकल्स हैं, ठीक है, ऋणावेशित चार्ज के कोलाइडी पार्टिकल्स हैं तो वो बेस में ज्यादा घुलनशील हैं बनिस्पत एसिड के। ठीक है, वहीं अगर अपन कहें कि अगर धनावेशित हैं तो धनावेश जो है वो एसिड में ज्यादा घुलनशील है बनिस्पत बेस के, ये अंतर आएगा। लेकिन जैसे हम कुछ ऐसे भी आवेश को ले सकते हैं जैसे कि एम्फीफिलिक, उभयधर्मी जो हैं, ऐसे जो ऋणावेश धनावेश दोनों के बीच की कणियां हैं, तो ऐसे की अगर अपन बात करें लाइक जैसे कि प्रोटीन्स, तो उनमें अंतः शोषण जो है वो एक उदासीन विलयन, मतलब एसिडिक और बेसिक के बीच में, अगर हम pH 7 की बात कर रहे हैं तो उदासीन विलयन की तुलना में उनका जो है वो एसिड और बेसिक कंसंट्रेशन में जो अंतः शोषण की प्रक्रिया है वो अधिक होती है। तो pH का भी अंतः शोषण पर प्रभाव पड़ता है। फिर उसके बाद हम ले सकते हैं प्रेशर। प्रेशर की हम बात करें तो यहां पे प्रेशर शब्द इसलिए यूज में लिया है कि अंतः शोषण के लिए हम एक वर्ड यूज में ले रहे हैं कि इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, हम विलय या विलायक की बात नहीं कर रहे अभी, हम जैसे सिंपल वाटर मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं।
तो वाटर मॉलिक्यूल जो है वो अपने हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन में आ रहा है। जैसे कि लकड़ी में 0% है वाटर, और एटमॉस्फेयर, बरसात के दिनों में एटमॉस्फेयर में आर्द्रता ज्यादा है तो इस वजह से लकड़ी में आता है। जबकि अगर अपन गर्मी की बात करें, जून के महीने की बात करें, तो उसमें लकड़ी पूरी तरीके से शुष्क हो जाती है, क्योंकि बाह्य वातावरण में टेम्परेचर हाई होने की वजह से वहां पे आर्द्रता बहुत ही कम होती है। तो ऐसे में यहाँ प्रेशर की जो हम बात कर रहे हैं वो ये है कि यहाँ पे पर्टिकुलर किसी इम्बिटेंट के प्रेशर या उसकी कंसंट्रेशन रिच होने के बावजूद अगर किसी वाटर मॉलिक्यूल या किसी क्या बोलते हैं कोलाइडी पार्टिकल की अवशोषण क्षमता अधिक है तो भी उसके अंदर जो है अंतः शोषण प्रेरित होगा और उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर वो जल का अभिगमन होगा जरूर। इसके बाद हम यहां पे ले सकते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स की हम बात करें तो इलेक्ट्रोलाइट्स को हम यूज में ले सकते हैं यहां पे, जैसे कि इलेक्ट्रोलाइट्स हो गया विद्युत अपघट्य। तो माध्यम में इलेक्ट्रोलाइट्स अगर उपस्थित हैं तो इसका अंतः शोषण के ऊपर एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। बस टेम्परेचर का पॉजिटिव इंपैक्ट है, प्रकृति का प्रभाव पड़ता है, पीएच का प्रभाव पड़ता है, प्रेशर का प्रभाव पड़ता है, और इलेक्ट्रोलाइट्स का नेगेटिव प्रभाव पड़ता है इसमें क्या बोलते हैं अंतः अवशोषण के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम यहां पे लेके चल रहे हैं डिफ्यूजन। नेक्स्ट पॉइंट हम यहां पे लेके चल रहे हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन को हम यहां पे नॉर्मली कह सकते हैं विसरण। एक चीज का ध्यान देना जो इनकी बेसिक अंतर है वो अंतर यह है कि यहां पे हमने माध्यम लिया ठोस अथवा मृत। ठीक है, यहां पे भी हम ऐसा ही ले सकते हैं, हम जीवित हो इसकी बात नहीं कर रहे, लेकिन यहां पे हम ले सकते हैं ठोस, द्रव्य अथवा गैस। हम यहां पे विसरण की जो प्रक्रिया है वो तीनों माध्यमों के लिए इंक्लूड कर रहे हैं, ठोस के लिए भी, द्रव्य के लिए भी और गैस के लिए भी। बाकी हमारी डेफिनेशन सेम चल रही है, कौन सी? उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर। इस डिफ्यूजन को मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं। ध्यान से देखिए, हमारे पास एक यू शेप की नली है, हमारे पास में एक यू शेप की नली है और उसे हमने नाम दिया है ए और बी, और उसे हम बंद कर रहे हैं किसी ठोस क्या बोलते हैं अवरोधक से, और बंद करने के बाद हमने ए नली के अंदर जो है वो फ्लूइड भरा है एक हाइट तक। ठीक है, और इसको यहां का या छोड़ा। तो हमें भी पता है कि जब अवरोधक इसमें होगा तो ये मॉलिक्यूल्स इधर से उधर नहीं जाएंगे, लेकिन जो ही मैं इस अवरोध को खत्म करता हूं तो मैं आपसे पूछूं तो आप कहेंगे कि सर ए से बी की तरफ जाएगा। ठीक है, कारण पूछूं तो आप ये बता देंगे कि सर यहाँ पे ए में कंसंट्रेशन ज्यादा थी और बी में कंसंट्रेशन कम थी, इस वजह से ए से जो है वो बी में जाएंगे। और वाटर लेवल या कहां तक जाएगा? जब तक कि दोनों का लेवल और साम्य अवस्था स्थापित नहीं हो जाती है। दोनों के लेवल्स बराबर हो जाएंगे और दोनों जो विलयन है वो एक दूसरे की तरफ साम्य अवस्था में लौट आएंगे। ठीक है, एक दूसरा एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेते हैं। एक आयरन बॉल्स ले रहे हैं हम ए की व्यास की, दूसरी हम ले रहे हैं बी, ए और बी। हमने ए बॉल को 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दिया, बी बॉल को 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे रखा। तो मेरा आपसे क्वेश्चन है कि अगर मैं इन दोनों बॉल्स को एक दूसरे से सटा के रख दूं एक वैक्यूम के अंदर, तो ऐसे में क्या होगा? तो आप लोगों का जवाब होगा कि सर यहाँ पे जो है ऊष्मा का स्थानांतरण होगा, और किधर से किधर होगा? ए से बी की तरफ, और तब तक होगा जब दोनों का टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं हो जाता या दोनों टेम्परेचर साम्य अवस्था तक नहीं आ जाते।
तो भी आपका जवाब ये होगा कि सर यहाँ पे उच्च ऊष्मा से निम्न ऊष्मा स्तर की ओर जो है वो आवेश इसका ऊष्मा का स्थानांतरण हो रहा है। इसी तरीके से एक एग्जाम्पल और लेते हैं। हमारे पास में है एक सिंपल बैटरी जो हमारी गाड़ियों में या घरों पे होती है। उसमें एक प्लस टर्मिनल्स होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है, ठीक है। और ये हमें पता है कि प्लस टर्मिनल पे प्रोटॉन्स और नेगेटिव टर्मिनल पे इलेक्ट्रॉन्स का जो है वो समुच्चयन होता है, कंसंट्रेशन हाई होती है। अगर हम इसे एक टर्मिनल को एक वायर की सहायता से एक ऑब्जेक्ट की तरफ लेके जाएं और उस ऑब्जेक्ट से दूसरे वायर को अगर हम नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ें तो यहां पे क्या होगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और आप करंट की यही डेफिनेशन देते हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज करंट। और इस करंट के माध्यम से यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है बल्ब, वो क्या हो जाएगा, ग्लो करने लग जाएगा। और उसके ग्लो करने से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ की तरफ आ गए, पॉजिटिव की तरफ। तो अगर मैं इसमें क्वेश्चन पूछूं तो आप कहेंगे कि सर धीरे धीरे सभी इलेक्ट्रॉन जो है वो धीरे धीरे करके कहाँ जाएंगे, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। और फाइनली एक टाइम ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, और ऐसी कंडीशन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स नहीं होने के कारण जो प्रोटॉन्स बल्ब है वो ग्लो करना क्या कर देगा, बंद, और यहां पे सभी इलेक्ट्रॉन्स खत्म। और आप कहेंगे दैट इज डिस्चार्ज। बैटरी पूर्ण रूप से क्या हो गई है, डिस्चार्ज। तो इन तीनों एग्जाम्पल सफिशिएंट है आपको डिफ्यूजन को समझाने के लिए। मैं साइंटिफिक या बुक्स की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग नहीं, मैं एक नॉर्मल वे में समझा रहा हूं कि यहां पे किसी भी कार्य को करने के लिए अकॉर्डिंग टू फिजिक्स लॉ यहां पे दो चीजें होती हैं, एक होता है एक्टिव और एक होता है पैसिव। पैसिव का मतलब ऐसा कार्य या ऐसा कोई भी गति जिसमें कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता, स्वतः होने वाला, ठीक है। और एक्टिव के अंदर कोई ये बाह्य भौतिक बल या एनर्जी काम में आती है जो कि उस कार्य को कंप्लीट करती है। तो यहां पे जब हमने हटाया इस अवरोध को तो मॉलिक्यूल्स इधर से इधर गए, ये कहीं पे भी हमने भौतिक बल इस पे यूज में नहीं लिया, मॉलिक्यूल्स अपने आप गए थे हाई कंसंट्रेशन टू लो। यहां पे ऊष्मा में हमने कोई भौतिक प्रेशर नहीं लगाया, टेम्परेचर 100 टू 0 की तरफ गया अपने आप। हम कह सकते हैं कि 0 के पास कुछ नहीं था, 100 के पास बहुत ज्यादा था, वो दे सकता था, ठीक है। उसी तरीके से डिस्चार्ज की हम बात करें, वो सॉरी बैटरी की हम बात कर रहे हैं, तो बैटरी के अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स की तरफ आ रहे हैं, मूवमेंट शो कर रहे हैं, इसमें हमारा कोई भौतिक गुण काम नहीं कर रहा। तो यहाँ पे एक सिंपल वे में तो ये डिफ्यूजन हुआ क्यों, जब यहाँ पे कोई बाह्य बल काम नहीं कर रहा है। तो ऐसे कंडीशन के अंदर यहाँ पे एक सिंपल वे में एक सिंपल आंसर आप लोगों से आता है कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ए नली में बहुत ज्यादा जल था, बी नली में नहीं था, तो दोनों के बीच में आ रहा था, जिसे हम बोलते हैं डिफरेंस। और यही डिफरेंस है जो दो माध्यमों के बीच में मॉलिक्यूल्स के आने जाने को प्रेरित करता है। दैट डिफरेंस ही नोन एज ग्रेडियंट, इसी को ही हम ग्रेडियंट कहते हैं। और यही वो ग्रेडियंट या दाब है जो विसरण को कंप्लीट होने के लिए प्रेरित करता है। तो हम ग्रेडियंट के लिए कह सकते हैं कि विसरण मॉलिक्यूल्स का हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन अभिगमन है, और ये तब तक चलता है जब तक कि दोनों निकायों के बीच में साम्य अवस्था स्थापित नहीं हो जाती, ठीक है। दैट इज ग्रेडियंट। तो इसमें हम क्या कह रहे हैं, यहां से यहां तक ग्रेडियंट के डिफरेंस की वजह से गया, यहां से यहां ग्रेडियंट ऊष्मा की वजह से गया, और यहां से यहां ये गया इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। जब एक समय सारे इलेक्ट्रॉन्स अपने घर लौट चुके हैं और यहां इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं, तो यहां पे करंट का फ्लो भी नहीं होगा। ऐसे में जो ही हम यहां पे चार्ज करके इलेक्ट्रॉन्स वापस इसको प्रोवाइड करेंगे, ये वापस क्या हो जाएगा, एक्टिव, और इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो वापस क्या हो जाएगा, स्टार्ट। तो दैट इज विसरण। तो ये अंतर खत्म होते ही विसरण खत्म हो जाएगा, और ये अंतर जितना ज्यादा होगा, डिफरेंस जितना ज्यादा होगा, जिसे हम ग्रेडियंट की बात कर रहे हैं, उतना ही ज्यादा तीव्रता से डिफ्यूजन प्रेरित होगा। यह बल इसके ऊपर कार्य करता है, ठीक है। ये सारी चीज अब इसी में अगर हम एक बात करें
तो जो बल की मैं बात कर रहा हूं, ग्रेडियंट बल की, उसको बोलते हैं डिफ्यूजन प्रेशर। दैट इज ऑल्सो नॉन एज डीपी। ठीक है, केवल यहां पे इतना ही। अब हम बात कर लेते हैं कुछ फैक्टर्स की जो कि डिफ्यूजन को इफेक्ट करते हैं। तो डिफ्यूजन को अगर अपन इफेक्ट की बात करें तो आप फर्स्ट ऑल ले सकते हैं जिन दो माध्यमों के बीच में डिफ्यूजन हो रहा है उनकी एक तरीके से डेंसिटी को, डेंसिटी जो है वो डिफ्यूजन को इफेक्ट करती है। फैक्टर्स अफेक्टिंग की हम बात करें तो डेंसिटी ऑफ मीडियम, भौतिक अवस्था में देखने के बाद हमको भी ये चीज समझ में आ रहा है कि एक कोई माध्यम विरल है, उसमें किसी भी चीज का घुसना या उसके अंदर आराम से डिफ्यूज होना आसान बात है, लेकिन अगर कोई चीज बहुत सघन है तो उसके अंदर किसी चीज का घुसना इतना आसान नहीं होता है। जैसे एक सिंपल वे में मैं कहूं तो जैसे पानी की भरी बाल्टी है और रेत की भरी बाल्टी है, तो ये हमें भी पता है कि डेंसिटी रेत की ज्यादा है पानी की तुलना में, तो ऐसे में अगर आप हाथ को डालते हैं तो पानी में आसानी से आप डाल सकते हैं, जबकि रेत में आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, आसानी से उसके पैंदे तक हाथ को ले जा नहीं सकते। तो ऐसे में डेंसिटी जो है वो मीडियम की बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है। तो यहां पे अगर हम डीपी मान की बात करें या डिफ्यूजन प्रेशर की बात करें तो ये एक तरीके से एंटी प्रोपोर्शनल होता है डेंसिटी के वर्गमूल के। ठीक है, डेंसिटी के वर्गमूल के एंटी प्रोपोर्शनल होता है। एंटी प्रोपोर्शनल का मतलब व्युत्क्रमानुपाती, अर्थात अगर डेंसिटी इंक्रीज होगी तो डीपी का मान कम होगा और अगर डेंसिटी कम होगी तो डीपी का मान जो है वो ज्यादा होगा। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन का मतलब हो गया सांद्रता। मैं यहां पे एक सिंपल से एग्जांपल से बात करूं, कई बार हम शिकंजी या किसी और चीज के लिए चीनी की चाशनी या घोल बनाते हैं, सिरप बनाते हैं, ऐसे में एक लिमिट तक ही उसमें पानी में चीनी को घोला जा सकता है। हम यहां पे बात करें एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की जिसमें लिमिट में एक ढंग से चीनी हमने घोल दी, ऐसे में हम उसमें और चीनी ऐड करना चाहते हैं तो वो बहुत धीरे होगी अथवा नहीं होगी। किसकी बनिस्पत, अगर हम एक शुद्ध जल में चीनी घोलना चाहें तो वो आसानी से घुल जाएगी। क्यों? क्योंकि चीनी की कंसंट्रेशन शुद्ध जल में 0 है, जबकि उस घोल में या चीनी का जो सिरप है उसमें उसकी कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है। तो ऐसी कंडीशन में अगर माध्यम में उस विलेय की कंसंट्रेशन पहले से है, गाढ़ा है, ठीक है, हाई कंसंट्रेशन है, तो ऐसे में कंसंट्रेशन का भी एक प्रभाव पड़ता है। तो हम कह सकते हैं कि डीपी इज ऑल्सो एंटी प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, मतलब कंसंट्रेशन उच्च होने पर डीपी का मान कम होगा या कंसंट्रेशन कम होने पर डीपी का मान जो है वो ज्यादा बढ़ जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हम यहां पे ले सकते हैं टेम्परेचर, और टेम्परेचर के लिए हम कहें तो टेम्परेचर का हमेशा पॉजिटिव इफेक्ट होता है कि टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होने पर क्या होगा, यहां पे डिफ्यूजन का जो है मान वो भी इंक्रीज होगा। डीपी इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। उसी चीनी के घोल को अगर हम थोड़ा सा गर्म कर ले तो उसमें वो जो बची हुई चीनी है वो भी आसानी से और जल्दी घुल जाएगी, लेकिन टेम्परेचर का भी एक कांस्टेंट लिमिट तक ही प्रभाव पड़ता है। लगातार टेम्परेचर बढ़ाने से डीपी का मान बढ़ेगा नहीं। ठीक है, इसके बाद हम अगर लेके चलें तो यहां पे एक ग्रेडियंट जो सबसे मेन चीज थी हमारी, डीपीजी, डिफ्यूजन प्रेशर ग्रेडियंट, जो डिफरेंस की हमने बात करी थी, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट है जो हमको बात करनी चाहिए थी कि ऐसे में अगर दो निकायों के बीच में ग्रेडियंट का मान बहुत ज्यादा है, ग्रेडियंट अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो ऐसी कंडीशन में डिफ्यूजन होगा ही होगा। ठीक है, ऐसे में मीडियम की डेंसिटी और कंसंट्रेशन के विरुद्ध भी वो काम होगा।
ठीक है, तो ग्रेडियंट यहां पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दो चीजें हमारी कंप्लीट हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस की बात करें तो आप इसे कह सकते हैं परासरण। परासरण, और परासरण के लिए हम जो बात करें उसमें दो चीजें हैं। सबसे पहला तो है जीवित, ठीक है, और दूसरा माध्यम की हम बात करें तो अधिकतर परासरण शब्द जो है वो द्रव्यों के लिए यूज में लिया जाता है। इसका कारण है, इसका कारण यह है कि डिफ्यूजन के अंदर तो बिना किसी झिल्ली या अवरोध के दो ठोस या दो लिक्विड या दो गैस या ठोस का गैस में, ठोस का द्रव में आदि विसरण की हम टेक्निक्स को समझ सकते हैं। लेकिन परासरण जो है उसकी एक अलग डेफिनेशन है। परासरण की डेफिनेशन में आप लोग जो हैं वो ये कहेंगे कि दो भिन्न सांद्रता के लिक्विड्स या द्रव्यों को अर्धपारगम्य झिल्ली से पृथक रखने पर विलायक के मॉलिक्यूल्स का दूसरे विलयन में ट्रांसफर या जाना परासरण कहलाता है। इस बात को समझिए। यहां पे अगर हम एक थिसिल कीप वाले एक्सपेरिमेंट में यहां पे हमने एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ये एक तरीके से लीवर सेल्स की मेम्ब्रेन्स को हम यूज में लेते हैं, ठीक है, और इसके अंदर हमने भर रखा है एक सॉल्यूशन दैट इज हाइपर टॉनिक, और इस पूरे उपकरण को हमने रख दिया एक बीकर के अंदर, और जिसके अंदर लिक्विड जो भरा है, इसके अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है वो हमारे यहां पे भरा हुआ है हाइपोटॉनिक। अभी मैं आपको हाइपरटॉनिक और हाइपोटॉनिक के बारे में भी समझाता हूं। तो ऐसे में अगर हम इसे एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से अलग करते हैं तो नॉर्मली तो हम ये कहेंगे कि सर इस गाढ़े चाशनी के घोल के अंदर पानी के मॉलिक्यूल्स आसानी से प्रवेश कर जाएंगे। लेकिन अगर हम यहाँ पे कहें कि ये दोनों के दोनों एक हाईली सेमी परमिएबल या सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन से सिलेक्टेड है, तो ऐसे में चाशनी का घोल या हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन कभी भी बाहर नहीं आ सकता, लेकिन बाहर से अंदर की ओर हाइपोटॉनिक या वाटर मॉलिक्यूल जो विलायक के मॉलिक्यूल्स हैं वो अंदर जा सकते हैं। तो इसी के बेस पे हम यहाँ पे डेफिनेशन दे रहे हैं कि विलायक के अणुओं का, बाहर से विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली से विलयन के अंदर प्रवेश या विलयन के अंदर गमन को ऑस्मोसिस या परासरण कहते हैं। और यहाँ पे इस परासरण के अनेक डेफिनेशंस हम ले सकते हैं, जिसके अंदर लिक्विड्स के लिए जैसे कि सामने आपके ये एग्जाम्पल है, या फिर हम एक स्फीति कोशिका को हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन में डाल के देख सकते हैं। तो ऐसे से पहले मैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स देता हूं इसकी सांद्रता के आधार पर। तो कुछ नाम है जैसे कि हाइपोटॉनिक, हाइपरटॉनिक एंड आइसोटॉनिक सॉल्यूशंस। हाइपोटॉनिक का मतलब अल्प परासरी, हाइपर का मतलब अति, अति परासरी। आइसोटॉनिक का मतलब एक तरीके से अपरासरी कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज हाइपोटॉनिक। यहां पे जो कंसंट्रेशन आप लेंगे यूज में, वो केवल और केवल किसकी लेंगे? विलायक की। और एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाऊं तो चीनी के घोल, चीनी, जल, इससे बन रहा है चीनी का घोल। अगर इसकी हम बात करें तो यहां पे चीनी क्या है? विलेय, सॉल्यूट
जल क्या है? विलायक, सॉल्वेंट, और यहां पे जो घोल बना है दैट इज विलयन, सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूट, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन। तो यहां पे चीनी एक विलय का कार्य कर रही है। तो यहां पे जो हम किसी मॉलिक्यूल्स या विलयन की अगर सांद्रता की बात करें, ठीक है, तो ऐसे में हम यहां पे बात करते हैं किसकी? केवल विलायक की कंसंट्रेशन की, विलय की हम बात नहीं कर रहे, वरना हम कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ऐसे में हाइपोटोनिक, हाइपो का मतलब हो गया लो, ठीक है, या हम इसको दूसरी भाषा में कहें तो अल्प, ठीक है। और परासरणी का मतलब यहां पे स्वयं से नहीं है, परासरणी का मतलब ऐसा विलयन जिसको विलायक की आवश्यकता नहीं है, ये मान सकते हैं। ऐसा विलयन जिसको परासरण की मात्रा बहुत कम है, अल्प है, अर्थात इस प्रकार के विलयन में जल जो है वाटर वो बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन पे है और इसमें विलय की मात्रा बहुत कम है। मतलब H2O कंसंट्रेशन इज रिच, मतलब चीनी का मतलब शुद्ध जल नहीं है, उसमें थोड़ा विलय की मात्रा है लेकिन वो बहुत कम है और उसमें जल की सांद्रता चीनी की तुलना में बहुत ज्यादा है। तो ऐसी कंडीशन में हम इसको कह सकते हैं कि इसके अंदर जल की मात्रा या विलायक की मात्रा अंदर की तरफ पराश्रित नहीं होगी। इसको हम बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। इस मतलब को समझिए, अल्प का मतलब कम और परासरण का मतलब जिसमें परासरण की क्षमता बहुत कम है, ठीक है। दूसरे को समझिए, यहां पे हो गया अति, अति का मतलब ज्यादा, ठीक है, हायर। परासरण जिसमें परासरण की बहुत ज्यादा जरूरत है, परासरण जरूरी है, ऐसे में अगर आप यहां लें तो इसका मतलब हो गया कि इसके अंदर H2O की कंसंट्रेशन बहुत ही ज्यादा कम है, जबकि किसकी? सॉल्यूट की कंसंट्रेशन क्या है? यहां पे बहुत ही ज्यादा है, मतलब बहुत ही ज्यादा गाढ़ा चीनी का घोल, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में यहां पे H2O या विलायक जो है वो अंदर समाकलित हो सकता है, उसके अंदर परासरण जो है आसानी से हो सकता है, इसलिए उसको हम बोलते हैं अति परासरी विलय, जिसमें H2O की कंसंट्रेशन कम है या विलायक की कंसंट्रेशन कम है और उसके अंदर और H2O या विलायक जो है वो ऐड हो सकता है। आइसोटोनिक की अगर हम यहां पे बात करें तो आइसोटोनिक के लिए हम कह सकते हैं अपरासरी, और आइसोटोनिक के लिए या समपरासरी विलयन, और सम का मतलब हो गया सम का मतलब समान मात्रा, ठीक है, इक्विलिब्रियम, ठीक है, साम्यावस्था, और ये हो गया है परासरी, मतलब ऐसा विलयन जो विलायक अथवा विलय दोनों के परासरण के लिए सक्रिय है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों को एक्सेप्ट कर सकता है। मतलब हम यह कह सकते हैं कि इस प्रकार के विलयन में सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों के दोनों किस में हैं? एक बराबर कंसंट्रेशन में है। इसमें हम सॉल्यूट को भी ऐड कर सकते हैं और इसके अंदर हम सॉल्वेंट को भी ऐड कर सकते हैं। इस प्रकार के विलयन की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो ऐसे में अब आप यहाँ पे वापस परासरण की ओर चलिए, और वापस परासरण की ओर चलते हुए हम यहाँ पे दो एग्जाम्पल्स को समझेंगे कि परासरण दो तरीके से होता है। एक होता है एंडो ऑस्मोसिस, एंडो का मतलब अंतः परासरण। दूसरा हम यहां पे बात करेंगे एक्सो ऑस्मोसिस। एक्सो मीन्स बाह्य परासरण, ठीक है। इन दोनों की डेफिनेशंस को समझिए। इसके लिए मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल्स के साथ लेके चलता हूं। एंडो ऑस्मोसिस में आप क्या कीजिए कि आप सॉल्यूशन लीजिए हाइपो, ठीक है, और इस हाइपो सॉल्यूशन के अंदर आप डालिए किशमिश।
किशमिश आप सभी ने देखी हुई है, आपको समझ में भी आ रहा है और ये प्रैक्टिकल हम घर पे भी किए हुए हैं। किशमिश को आप देखें तो वो बिल्कुल झुरझुरीदार, मुरझाई हुई, संकुचित सी एक सिंपल सी संरचना है, सूखी हुई। उसमें अगर हम जीव द्रव्य की बात करें, हाथ लगा के देखते हैं तो वो हमको सॉफ्ट सॉफ्ट सी दिखती है, बिल्कुल सूखी या कड़क नहीं दिखाई देती, अर्थात उसका जीव द्रव्य पूरी तरीके से संकुचित हो चुका है और उसमें वाटर का पूरी तरीके से लॉस है और उसमें जल 1 से 2% से ज्यादा नहीं है। तो ऐसे में अगर हम किशमिश की बात करें तो किशमिश का जो अंदर का जीव द्रव्य है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? हाइपरटोनिक को, अति प्रसारी विलयन को। ऐसे में अगर हम किशमिश को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो ऐसे में क्या होगा? बाह्य निकाय का वाटर कंसंट्रेशन या विलाय की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, जबकि किशमिश की है बहुत कम। तो इस दोनों के बीच का जो ग्रेडियंट है, अंतर है, इसकी वजह से बाहर से जल, बिल्कुल ये रहा, बाहर से जल अंदर की तरफ क्या करेगा? प्रवेश, और एक वक्त के बाद वहां जो है किशमिश वो फूलकर अपने आयतन को क्या कर लेगी? इंक्रीज। तो ऐसे में इसको हम बोलते हैं एंडो ऑस्मोसिस। एंडो का मतलब हो गया अंत, अंदर की ओर परासरण की क्रिया का होना एंडो ऑस्मोसिस प्रोसेस कहलाता है। उसी तरीके से एक्सो ऑस्मोसिस की हम बात करें तो इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं? एक पूर्ण स्फीत, एक पूर्ण टर्जिड सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर क्या कर रहे हैं? ऐड। यहां पे आप समझिए वही किशमिश जो फूल चुकी है, या एक अंगूर का दाना, या फिर एक कोई भी स्वस्थ कोशिका, कोशिका के जीव द्रव्य में हमने बात की कि लगभग 65% टू 95% जो है वो क्या रहता है? वाटर की कंसंट्रेशन होती है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि उस गाढ़े जीव द्रव्य में जल की मात्रा ज्यादा है, उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो ऐसे में अगर हम उस पूर्ण स्फीत कोशिका या यहाँ पे जो किशमिश फूली थी उसी को वापस हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डाल दे जहाँ पे वाटर की कंसंट्रेशन कम है, तो यहाँ पे विलायक, मैंने स्पेशली पहले ही कह दिया था कि हम केवल विलायक की बात करेंगे, विलय की बात नहीं करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम विलायक के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पे दोनों के बीच में जो ग्रेडियंट है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, किशमिश फूली हुई किशमिश में वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा है, जबकि बाह्य वातावरण का जो चीनी का घोल है उसमें कंसंट्रेशन कम है। तो ऐसे में इस कोशिका से या अंगूर से या एक जीवित कोशिका से पानी की जो मात्रा है वो बाहर की तरफ चली जाएगी, और तब तक चली जाएगी जब तक दोनों के बीच में विलायक की कंसंट्रेशन समान नहीं हो जाती। तो ऐसे में ये कोशिका वापस क्या हो जाएगी? झुर्रीदार, पिचक जाएगी या संकुचित हो जाएगी, जिसे हम सलथ कोशिका या फ्लैसिड सेल्स के रूप में देखते हैं। तो यहाँ पे 2 प्रोसेस हमारी कंप्लीट हुई है, एंडो ऑस्मोसिस और एक्सो ऑस्मोसिस। ये सारी चीजें, अब अगर मैं इस पूरे का विश्लेषण वापस करूं तो आप देखिए इसमें क्या क्या कॉमन है। इम्बिबिशन की बात करें तो इम्बिबिशन भी एक प्रोसेस है, भौतिक क्रिया है, डिफ्यूजन भी भौतिक क्रिया है और ऑस्मोसिस भी एक भौतिक क्रिया है। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें भी उच्च सांद्रता से विलायक के गुण अंदर और निम्न सांद्रता की ओर, डिफ्यूजन में भी सेम, ऑस्मोसिस में भी सेम। यहाँ पे जो अंतर आ रहा है वो है एक ठोस और मृत सतह, और इसकी जो सतह है वो कोलाइडी कणों से बनी हुई है, ठीक है, जो कि हाइड्रोफिलिक है। डिफ्यूजन की बात करें तो यहाँ पे हम किसी सतह की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पे माध्यम ठोस, द्रव और गैस तीनों में कोई भी ले सकते हैं। लेकिन ऑस्मोसिस की हम बात करें तो इन दोनों में कोई झिल्ली नहीं है, लेकिन ऑस्मोसिस जीवित कोशिकाओं तक लिमिट है, वो भी ज्यादातर द्रव्यों के लिए, क्योंकि ठोस से ठोस में ऑस्मोसिस की घटना बहुत रेयरली है, नहीं होती। उसी तरीके से गैसेज में होती है, लेकिन गैसेज जो है उनका विनिमय या गैसेज का जो हम बात करें विसरण, वो अर्धपारगम्य झिल्ली के बिना होता है। अर्धपारगम्य झिल्ली का उसमें कोई अवरोध नहीं होता, इसलिए हम गैसेज की बात नहीं कर रहे। यहाँ पे हम केवल किसकी बात करते हैं? जीवित और मेम्ब्रेन द्वारा, जो कि द्रव्यों को सेपरेट रखती है, या सीधे सीधे स्पष्ट रूप में हम बात करें तो कोशिका की झिल्ली की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। ये हो गया। तो ऐसे में यहाँ पे दोनों का दोनों सेम है, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन है, लेकिन द्रव्यों के बीच में हो रहा है, 2 अलग अलग कांस्टेंट द्रव्यों के बीच में हो रहा है। हाँ, एक चीज और, डिफ्यूजन की हम बात करें तो जो द्रव्य है, ठोस है या गैस है, ये एक मॉलिक्यूल दूसरे पर असर नहीं डालता। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाऊं
तो लीफ के स्टोमेटा से दिन के समय ट्रांसपायरेशन के दौरान वाटर वेपर और अंदर से CO2 गैस जो है वो बाहर की ओर निकल रही है, ठीक है। वहीं O2 गैस जो है वो श्वसन के लिए बाहर से अंदर की ओर जा रही है। तो यहाँ पे CO2 की कंसंट्रेशन O2 पे या वेपर की कंसंट्रेशन इन दोनों बाकी गैसेस पे कोई प्रभाव नहीं डालती है। गैसेस का, लिक्विड्स का विसरण जो है वो स्वतंत्र रूप से होता है और दूसरे निकाय को डिस्टर्ब किए बिना। जबकि ऑस्मोसिस की हम बात करें तो इसमें दूसरे द्रव की कंसंट्रेशन का प्रभाव पड़ता है। ये हो गया। चौथी चीज अगर अपन बात करें इनके प्रेशर की, तो तीनों में ही एक भौतिक बल काम करता है जिसको हम बात कर रहे हैं ग्रेडियंट। इम्बिबिशन में प्रेशर काम करता है जिसे आज हम मैट्रिक विभव के नाम से जानते हैं, मैट्रिक पोटेंशियल। डिफ्यूजन की हम बात करें तो इसमें डिफ्यूजन प्रेशर ग्रेडियंट काम करता है, और ऑस्मोसिस की हम बात करें तो इसमें भी ऑस्मोटिक प्रेशर काम करता है। ऑस्मोटिक प्रेशर पॉजिटिव की तरफ बढ़ता है, जितना अधिक होगा उतना ही परासरण की दर भी बढ़ेगी। इस ऑस्मोटिक प्रेशर को आज हम जो हैं वो जल विभव, वाटर पोटेंशियल या सॉल्यूट पोटेंशियल के नाम से भी जानते हैं।